हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने वर्क पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, और हमने अपना पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स और करने से पहले एक बार मैं दोबारा आपको नोट की फॉर्म में फॉर्मूले याद दिला दूं, जो याद होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। नंबर टू फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के ई या ई के लिखिए। इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्केयर। इसी तरह से आप आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी, पी ई या ई पी लिखिए। ये होता है एम जी एच। इसके अलावा जो हमें फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए और जी। और जो हमें पता है, जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। फिर है हमारे पास s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एंड वी हैव टू ए एस इजिकल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको मैंने फिजिक्स में अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं, और हम कोई भी चैप्टर करें तो उस चैप्टर के फॉर्मूले तो यूज होंगे होंगे, और प्लस प्रीवियस फॉर्मूले भी यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। ठीक है, तो इस चैप्टर के मेन फॉर्मूले तो यही है, 1 2 3 4। बट ये वाले फॉर्मूले भी, मोशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले, फोर्स वाले चैप्टर के फॉर्मूले भी यूज होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ, सुनो जरा। देखो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट है जूल्स। इसकी यूनिट भी जूल्स, है ना। काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल्स। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा होता है वर्क डन और दी होती है वेलोसिटी, तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। तो कई बार पूछेंगे वर्क डन बताओ, और मास और वेलोसिटी दी होगी, तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा होगा, पूछ वर्क डन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, वर्क डन की यूनिट जूल है, पोटेंशियल यूनिट की एनर्जी जूल है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल है। मतलब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। बस डिपेंडिंग ऑन कंडीशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यूनिट सेम है। यानी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है अगर वो रिलेट हो रही है। तो इससे मैचिंग क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। कंफ्यूज हमने बेटा नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड रहती हैं, फॉर्मूले आपस में रिलेटेड है क्योंकि यूनिट्स जूल है। तो कई बार पूछेंगे वर्क डन निकालो और फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा होगा या काइनेटिक एनर्जी का लग रहा होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। लो, अब आप एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन। देखो अब यहाँ ध्यान से, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन in to increase the velocity of car from 30 meter kilometer per hour to 60 kilometer per hour if the mass of car is 15 kg। अब देखो वर्क डन पूछा है, वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि पूछा तो वर्क डन है और फॉर्मूला हमारा ये लगने वाला है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और कई बार ये भी लग सकता है, बिल्कुल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गिवन वर्क डन पूछेगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लग सकता है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगेगा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो आपको यहाँ पे दो वेलोसिटी दी हुई है, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आंसर आएगा। और इसी तरह से 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब आपने करना क्या है, आप पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। काइनेटिक एनर्जी 1 कर लो, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्केयर। इसमें आप मास तो 1500 लोगे और वेलोसिटी आप 30 वाली यानी 8.33 करके इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आ जाए। जब आप काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल लोगे, इसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लो। वहां पे आप वेलोसिटी ये यूज करो 16.6, फिर उसको आप माइनस कर लेना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो आप देखो कैसे किया हमने यहाँ पे सॉल्व। पहले हमने 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, जिसका आंसर आया हमारा 8.33। फिर 60 किलोमीटर को कर लिया, 16.6 आ गया। अब उसके बाद क्या किया हमने, इसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले को यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, इस वेलोसिटी को यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। फिर हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया। ये देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा फाइनल आंसर आया जूल में, दैट इज इक्वल टू योर वर्क डन।
जो ये हमारा फाइनल आंसर आया ये हमारा वर्क डन के बराबर हो गया। तो अगर मैं इसको दोबारा से समझाऊं करके, आप खुद देखिए बेटा, मैंने आपको समझा दिया कैसे करना। देखो पहले हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा हाफ, मास हमारा 1500 ही रहेगा, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 8.3 इंटू 8.3। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आता है 5204.7 जूल्स। ठीक है, ये जूल्स में आ गया, ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी 1। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी 2 का भी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ है, मास आपका 1500 ही रहने वाला है, और आपकी यहाँ पे वेलोसिटी 60, ये 2 है ना काइनेटिक एनर्जी 2, तो 2 में आपका 60 के हिसाब से, तो 60 मतलब 16.6 इंटू 16.6। इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20841.6.7 जूल। तो 20, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये वाली बड़ी वैल्यू है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, तो जो आपने 1 और 2 निकाला है वो माइनस कर लेंगे, वो वर्क डन हो गया। क्योंकि डिफरेंस निकालना है कि 30 से 60 पे गया है तो डिफरेंस ही आएगा ना, तो ये जब आप माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर ये लिखा हुआ है कितना आएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर 20841.6.7 माइनस 5204.1.7, इसे सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा 156375 जूल्स। अगर आप किलो जूल में करना चाहते हो तो उसे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका बेटा आंसर आएगा। अब आप इसे देख लीजिए और पूछिए कोई डाउट है तो बेटा। ओके बेटा, अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं। सो सी, ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसका हम गिवन लिखेंगे और फिर हम इसको देखेंगे हम क्या यहाँ पे पूछा हुआ है और हम क्या कर पाते हैं। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी आपको मास दिया हुआ है m, ओके, मूविंग विद वेलोसिटी 5, आपको वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, इज, यानी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 25 जूल। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन वेलोसिटी दिस इज दिस, यानी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी when its velocity is doubled? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पूछी भी हुई है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी डबल कर दूं, डबल मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड कर दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया भाई। भाई क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मास m, वेलोसिटी 5, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी ये दो पार्ट हो गए, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया और ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। पार्ट 1, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो पहला फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का उसे यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी 25 दी हुई थी, मास हमें नहीं दिया हुआ था तो मास को हम m लिख लेते हैं, वेलोसिटी हमें दी हुई थी 5 इंटू 5, तो हम फर्स्ट केस निकाल लेते हैं। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 और 25 ऐसे आ जाएगा, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू m इंटू 25। ईशा ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया, ऐसा लिख सकते हैं ना, बोलो ईशा। यस सर। तो ये 25 और 25 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मास कितना आ गया 2 kg, यानी हमें m की वैल्यू पता चल गई। हमें एक फर्स्ट केस पता चल गया, जो हमें m नहीं दिया हुआ था हमने m निकाल लिया। अब ये तो था आपका क्वेश्चन अभी हमने 1 पार्ट सॉल्व करना है, अभी इसका हमने पार्ट 1 सॉल्व करना है, तो हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। लो जी, तो ये पार्ट तो हमने क्वेश्चन से मास की वैल्यू निकाल ली। अब इसका पार्ट 1 कहता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर।
तो हाफ इंटू 2, मैंने m की वैल्यू निकाल ली 2 kg, और v कहता है डबल हो जाए, लो जी डबल कर दिया 10 इंटू 10। डबल इतना ही होता है ना बेटा, कितना होता है डबल? 5 का डबल कितना होता है बच्चों? फर्स्ट केस देखो ना, कहता है व्हाट इज 20। द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल, तो लो जी डबल कर दी 10 कर दी। तो अब लो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया बच्चों? कितना आया? कितना आया बच्चों? देखो आपके 100 सामने जूल। 100। 100 जूल। हाँ, अब इसका सेकंड केस देखो, सेकंड केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी वेलोसिटी को 3 टाइम बढ़ा दो, पहले हमने डबल कर दिया, अब इसको 3 टाइम कर दोगे तो कितना हो गया? 15। 15। तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2, और वेलोसिटी आ गई हमारी 15 इंटू 15, 2 2 कैंसल, कितना आंसर आया? 225 जूल्स। बोलो बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? लो एक बार फिर से देखो, देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा यस। इंटरेस्टिंग और बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है। घुमाऊ क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन में पहले कह रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज m, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी दिस, काइनेटिक एनर्जी इतना, तो मास तो दिया ही नहीं था, तो हमने पहले गिवन से मास निकाल लिया, हमारा मास आया 2 kg। अब इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल, तो मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, तो डबल कर दी तो मेरा आंसर 100 जूल आया। फिर इसका दूसरा पार्ट कहता है व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज 3 टाइम्स, तो मैंने वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी, ये है ना v15। v15 का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज 3 टाइम्स, वेलोसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया, तो ये मैंने यूज कर लिया। तो मैंने ये यूज किया तो मेरा आंसर आ गया 225। चलो बच्चों नोट करो और डन बोलो नोट करके। ओके बच्चों, तो हमने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया कैसे करना है। अब आता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, बस यहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई। देखो मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसे पोटेंशियल एनर्जी ही बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल वाला, When the object is raised through a height, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको एक हाइट पे उठा दिया, जैसे आपके पास बुक है तो आपने बुक उठा के ऊपर रख ली, है ना, अपने हाथ पे रख लिया, टेबल पे रख ली, मान लो जमीन पे बुक है, बुक को उठा के ऊपर रख लिया। वर्क इज said to be done on its against the gravity, the energy possessed by such object is called gravitational potential energy। तो बस कुछ खास नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके फ्लोर पे बुक है ना, या बैग है आपके फर्श पे रखी हुई है, आपने फर्श से उठा के उसको टेबल पे रख दिया, तो हाइट मिल गई उसको, हाइट मिल गई तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, तो इसी को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जीपीई भी कह देते हैं इसको। वर्क इज डन रेजिंग द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, देखो डेरिवेशन में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जमीन पे, उसका मास है m, आपने उसको उठा के थोड़ी हाइट पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, और उसकी हाइट है h, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, तो लो जी बिल्कुल हुआ वर्क डन, तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस। तो अब हमें पता है जो एफ होता है ये एम इंटू ए होता है, और एस मतलब हाइट हो गया, ये एस हाइट हो गई। अब जो हमारा ए है ये जी के बराबर होता है, तो एम जी एच। तो ये वर्क डन या ये पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया? एम जी एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए या आप नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, एक ही बात है ना, एम जी एच बोलते बोलते हैं। तो ये डेरिवेशन है, इट्स इजी, ये हम पूछते भी नहीं है, काफी इजी है। आगे चलते हैं। अब देखो जो मैंने डेरिवेशन आपको यहाँ पे करके दिखा दी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके गए तो कुछ वर्क डन हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, उसमें फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, और एस को हाइट ले लिया, उसी को हम यहाँ पे दोबारा ड्राइव करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर अ बॉडी विद मास m, ध्यान रखना, रेज टू द हाइट h, यानी h हाइट पे ले गए, फ्रॉम ग्राउंड, फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, फोर्स लगा, तो फोर्स को हम वेट कहते हैं, तो दैट इज m इंटू जी, जो आपका फोर्स है वो वेट m इंटू जी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो दैट इज योर फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू जी,
क्योंकि m इंटू ए या m इंटू जी, द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी, हाइट बढ़ी तो एनर्जी बढ़ गई, वर्क डन ऑन इट, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, जैसे मैंने पीछे किया, और F किसके बराबर होता है m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी हाइट, तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये डेरिवेशन आ गई। तो ये डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं है, इजी होती है ये डेरिवेशन, इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे से इस तरह से गया, फिर ऐसे, फिर इस तरह से गया, तो इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इस तरह से ऊपर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी और फिर इस तरह से जाएगा, तो वहाँ पे एंगल 90 रहने वाला है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा सेम ही आता है MGH। तो कोई इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल सा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप ये बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला यू कैन नॉर्मली राइट दिस, कि जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर गई तो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन हुआ तो F डॉट एस हो गया, F m इंटू जी होता है या ए होता है ना, ए बोलो जी बोले की बात, और एस को हाइट ले लिया, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ ये बताएं कि ऑब्जेक्ट को चाहे आप सीधा ऊपर उठा लो, या थोड़ा ऊपर उठाओ फिर वहां रोक लो, फिर ऊपर उठाओ फिर रोक लो, फिर थोड़ा सा ऐसे मूव करके फिर उठा लो, तो जो ये वाला मूवमेंट है ना, ये वाली मूवमेंट, इसमें वर्क डन कुछ नहीं होता, मेन ये है कि कितनी हाइट गई। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया ना, तो हॉरिजॉन्टल मतलब परपेंडिकुलर एंगल बन गया, तो वहां पे कोई वर्क डन नहीं होता, यानी कितनी हाइट गई ऊपर, बस MGH, बस वो देखना है। तो इस केस में और इस केस में अगर हाइट सेम है तो दोनों में वर्क डन हमारा सेम आएगा, ये आपने याद करना है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, पाथ का फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटेशनल वर्क पे। अब देखो, work done in both cases, case 1 and case 2 is same, as the body raised from height A to B, even if the path taken is different but the height attained is same। तो ये मैंने बताया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का, या ये है MGH, तो हमने तो हाइट देख ली ना कितनी गई, उसका कौन सा पाथ है उससे मैटर नहीं करता, तो यही चीज थी। अब एक यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिए। अगर कहीं पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कंबाइन हो रही हो, यानी दोनों एक साथ लग रही हो, तो उसे हम नाम दे देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy is known by the name of mechanical energy. So what is mechanical energy? Sum of kinetic energy plus potential energy is known by the name of mechanical energy। mechanical energy को मैंने ME नाम दे दिया। तो अब आप वो एग्जांपल सोचो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही हो, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। काइनेटिक भी हो पोटेंशियल भी हो, वो हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, या और कुछ ऐसे एग्जांपल सोचो जहाँ पे ये दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, साइकिलिंग, साइकिलिंग हो गई, तो एक एग्जांपल आपके माइंड में मैंने डाल दी। अब आप देखो यहाँ पे आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another फॉर्म। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से समझना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another फॉर्म, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, टोटल एनर्जी सेम रहती है। देखो जैसे आप इस तरह समझो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये पत्थर है और एक ये पत्थर है, आपने इस पत्थर को फोर्स लगाई बहुत जोर से और ये पत्थर इसके साथ टकरा गया। जैसे ये पत्थर इसके साथ कोलाइड होगा तो हो सकता है ये पत्थर मूव कर जाए या हो सकता है ना मूव करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एनर्जी लगाई वो इस पे ट्रांसफर हो गई अगर मूव हो गई, या आपने एनर्जी लगाई वो इसमें ट्रांसफर हो गई, कोई इफेक्ट नहीं आया इसके ऊपर। तो एनर्जी जो है ना कभी भी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल चला के आपने ब्रेक लगा दी, तो साइकिल चलाते जो आपकी एनर्जी लगी वो ब्रेक लगाने में, वो एनर्जी आपकी जो है वहां ट्रांसफर हो जाएगी फ्रिक्शन की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, इस तरह से। तो इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे क्वेश्चन बनेगा भाई आपने बल्ब को जलाया, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस में चेंज हुई। अब आप जरा सोच के बताओ, जब आप बल्ब को जलाओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो जब आप बल्ब को जलाओगे तो आपने कौन सी एनर्जी दी, आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो जब ये जल जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एंड लाइट।
क्योंकि जब बल्ब जलेगा तो क्या देगा, हीट देगा और लाइट देगा। तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया ये कि जब आप बल्ब को जलाते हो तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है। बल्ब को जलाने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट और लाइट में चेंज हो गई। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो इसे जरा रिकॉर्ड याद करने की कोशिश करो, हम कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। लेट अस से ये साइकिल है, साइकिल को एक बच्चा चला रहा है ना। थोड़ी साइकिल का डिजाइन, एक मिनट, साइकिल का डिजाइन बनाना पड़ेगा पहले हम बनाते हैं। साइकिल का एक चक्का लगा दिया, ये सीट एक टायर लगा दिया, और ये बैठने के लिए यहाँ पे हम किसी को बैठा देते हैं, और ये पैडल बना देते हैं यहाँ पे। ये थोड़ी डायग्राम ऐसे ही है, ये पैडल और ये पकड़ लिया इसने हैंडल को, ये हैंडल, ठीक है। ये लाइट लगा देते हैं आगे। अब देखो जब कोई साइकिल चलाएगा, ठीक है, थोड़ी डायग्राम को मत देखना, जो बता रहा हूँ वो समझो। जब कोई बच्चा साइकिल चलाएगा तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज होगी। देखो साइकिल चलाने के लिए हमारी मसल्स की एनर्जी लगेगी, ध्यान रखना। जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। अब समझो जरा ध्यान से, जब हम साइकिल करेंगे तो हमारी मसल्स की एनर्जी लगेगी ना, यानी जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट। हमें गर्मी आ जाती है साइकिल चलाते चलाते, ऐसा ही होता है। अगर आप ध्यान से देखो, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल और ये सारा ही हो रहा है ना। तो मस्कुलर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, और थोड़ी हमें गर्मी आ जाएगी साइकिल चलाते चलाते। तो मस्कुलर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनली किसमें, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। या आप इसको बोल दो मस्कुलर इनटू मैकेनिकल, पोटेंशियल काइनेटिक का कॉम्बिनेशन है प्लस हीट एनर्जी, तो ये सब चीजें बनेंगी। तो साइकिलिंग करते हुए अगर कोई आपसे पूछ ले कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, तो क्या आंसर आएगा कि साइकिलिंग करने के लिए हमें मसल्स पावर चाहिए, मस्कुलर एनर्जी, ताकत चाहिए। तो हमारी मस्कुलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और हम गर्म भी हो जाते हैं उसको चलाते चलाते, तो हमें हीट एनर्जी बनती है। तो ये हो गया। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिसे आप अंडरस्टैंड करके काफी आंसर्स आप दे सकते हैं। तो और अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप ट्री पे चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग अ ट्री, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। लो, यू आर क्लाइंबिंग अ ट्री। बताओ बच्चों, जब हम ट्री पे चढ़ेंगे तो हमारी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी। देखो ट्री पे चढ़ने के लिए हमें हाथ पैर की पावर चाहिए, यानी कौन सी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। अच्छा, तो मस्कुलर जब, एनर्जी। हाँ, तो जब आप ट्री पे चढ़ोगे तो मस्कुलर एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब चढ़ोगे तो हाइट बढ़ जाएगी या कम होएगी, बोलो, हाइट बढ़ेगी कम होएगी। तो हाइट बढ़ जाएगी, यानी मस्कुलर एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन की, कि जब आप ट्री पे चढ़ते हो तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, बल्ब जलाते हो इलेक्ट्रिकल बल्ब तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ना, हीटर जलाओगे तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आप फैन चलाते हो तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। चलो अब इसकी भी बात कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फैन चला रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगी। कि जब हम इलेक्ट्रिक फैन चलाएंगे ना, तो हमारी सबसे पहले तो आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, फैन मूव करेगा और हीट करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल से हीट एनर्जी, मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल काइनेटिक का कॉम्बिनेशन है, वो घूम रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो बेटा इस तरह के लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या बनाया जा सकता है, साइकिल का, बल्ब का, बैटरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फैन, गीजर, कुछ भी बना सकते हैं। बताओ ये अप्लायंस हमने जलाया तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे बाद में नोट कर लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा, अभी सुनते जाओ। अब देखो ये वाला केस, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे से हम ऊपर ले गए, तो इसको हम ऊपर से नीचे की बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है एट पोजीशन ए, उसको हमने ऊपर से फेंका, तो पोजीशन बी और पोजीशन सी। तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका
तो आप याद रखना कि जब बॉडी बिल्कुल टॉप पे होती है तो उसकी वो रेस्ट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि मोशन में नहीं है, और हाइट पे अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब वो गिरेगी यानी मिड मिड में आ गई, हाफ में, तो हाफ हाफ हो गया सारा कुछ, यानी ये हो गया हाफ आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आपकी एम जी एच, तो ये इंक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी। इस तरह समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे, तो आपने उस हाइट से उसको नीचे गिरना शुरू किया, तो जब वो ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे गिरेगा, तो अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे, एच हाइट पे, तो जब ये ऑब्जेक्ट इस एच हाइट से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। जब ये यहाँ हाफ में पहुंचेगा, है ना, ये पॉइंट बी हाफ, तो हाफ पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि हाइट घट रही है, एम जी एच हाइट घट रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब एट पॉइंट सी ग्राउंड टच करने से पहले, जस्ट पहले, क्योंकि ग्राउंड को टच कर गया फिर तो रुक जाएगा, तो ग्राउंड को टच करने से पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी कम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाए तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज होएगी। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि मान लो एक बॉडी है एच हाइट पे, ये ऊपर से नीचे गिर गई, इस बॉडी का मास है एम, ये ऊपर से नीचे गिर गई, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगी। तो अगर ये ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जब ये ग्राउंड को टच कर जाएगी, ये आपका बेस है, इसको टच कर जाएगी, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड और हीट में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जैसे भी कोई चीज आप ऊपर से नीचे गिराओ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। जैसे ही वो ग्राउंड को टकराएगा तो हमें आवाज आएगी, एक आवाज आती है ढम से गिरने की, और वो जगह गर्म भी हो जाती है क्योंकि हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई है। जैसे हम किसी को थप्पड़ मारे ना जोर से, जैसे हम लोग टीचर लोग मारते रहते हैं थप्पड़, तो थप्पड़ जब मारे ना तो हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है, यानी हमने हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है हाथ की, मैकेनिकल नहीं मस्कुलर, तो मस्कुलर एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, और जैसे ही फेस से टकराती है तो वो रुक जाती है, रुक गई तो आपके फेस में चली गई, यानी हीट एंड साउंड। ज्यादा जोर से मारो तो हीट ज्यादा और साउंड भी ज्यादा, धीरे मारो तो साउंड भी कम और हीट भी कम। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दो फिर से समझो कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाए और ग्राउंड को टच कर ले तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में, साउंड एंड हीट, और पोटेंशियल और इसका साथ में कॉम्बिनेशन हो तो इसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यानी इतनी एनर्जी तो मैकेनिकल हो गई, पोटेंशियल और साथ में आ गई पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो ये साउंड एंड हीट। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी, अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h a, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यही बताया मैंने मैक्सिमम होगा। और जब उसको घेरेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब वो ग्राउंड को टच कर लेगा तो सारी एनर्जी खत्म, साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, बस यही है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपने कि अगर कोई बॉडी हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि वो रेस्ट पे है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे है, जैसे मान लो आपका घर थर्ड फ्लोर पे है, तो आप थर्ड फ्लोर पे हो, तो थर्ड फ्लोर पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और किसी का घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसका काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, क्योंकि ग्राउंड के साथ मतलब हाइट है ही नहीं, आप बिल्कुल अर्थ के साथ ही आपका घर बना हुआ है। किसी का घर 11th फ्लोर पे बना हुआ है, 12th फ्लोर पे बना हुआ है, तो जितनी हाइट ज्यादा उतनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट बताया है न्यूमेरिकल्स करने के लिए कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें और लिखा हो कि बॉडी एक हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो लेनी है और पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी है, मैक्सिमम। जब ये बोले कि भाई ऊपर से बॉडी नीचे गिर गई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो जाएगी, और जब वो ग्राउंड को टच करेगी, व्हेन विल टच द ग्राउंड, तो काइनेटिक भी जीरो हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एंड हीट एनर्जी। ओके ईशा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर कोई बॉडी एक हाइट से नीचे गिर जाए तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी। Potential energy will be converted to kinetic energy. एंड फाइनली जब वो टच And करेगी ग्राउंड,
हाँ, जब वो ग्राउंड को टच साउंड करेगी, एंड हीट। हाँ, देन द एनर्जी विल चेंज इनटू साउंड एंड हीट हीट। एनर्जी। सो बहुत बढ़िया। लो देखो, व्हेन अ बॉडी फॉल्स एट अ बी, एच इज डिक्रीजिंग, यानी हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये वाला ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब ये गिरेगा नीचे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी क्योंकि हाइट कम हो गई। और जब बिल्कुल ही नीचे आएगा तो काइनेटिक बहुत ज्यादा और पोटेंशियल बहुत कम। और जब ग्राउंड को टच कर लेगा तो काइनेटिक भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनली वो किस में चेंज हो जाएगी, साउंड एंड हीट। लो देखो, decreases and V is increases, hence kinetic energy is increasing, यानी B पॉइंट का। When body is about to reach the ground, मतलब ये ग्राउंड को टच नहीं किया तो हाइट जो है जीरो की तरफ जा रही है, V is maximum, यानी kinetic energy maximum, potential energy आपका बहुत कम। Decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. This shows, तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो पोटेंशियल जो है काइनेटिक में चेंज होती है। दिस शोज द कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। बस मैं यहाँ पे एक चीज एडिशनल डाल देता हूँ कि जब कोई बॉडी, देखो मैं यहाँ पे एक चीज एडिशनल डाल देता हूँ, जरा आप ध्यान से समझना। वही चीज कि जब कोई बॉडी मास m किसी हाइट से नीचे गिरती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे नीचे गिरेगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ बॉडी गिरेगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगी, जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एंड साउंड। ग्राउंड को टच करते ही, जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही याद करेंगे। अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए जो जो आपको बताया गया है और इसे सही से याद रखिए। देखिए बच्चों, क्या बताया गया आज? बहुत मोटी मोटी सी चीज बताई गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया गया। आपको मेनली ये बताया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, मान लो किसी हाइट पे है, एट सर्टेन हाइट, तो उस सिचुएशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब वही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करता है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जो है फॉल करता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, काइनेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीज। और जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, जैसे ही टच कर लेगा ग्राउंड को, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और हीट और साउंड में चेंज हो जाएंगी। तो बस आप बैठ के इन कन्वर्जन्स को आज सोचिए और बेटा नोट्स बनाइए, बहुत ही इजी है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए बेटा। बस आज के लेक्चर में इतना ही।